सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक प्यारा सा चैनल नीमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत बड़ा फेमस है कि बूंद बूंद से ही तालाब भरती है। तो आइए हम सब मिल करके उस पानी का एक बूंद आज फिर से उस तालाब में डालते हैं, है ना। जब आप इस प्रकार से कार्य करेंगे अपने सपनों के प्रति, अपने करियर के प्रति, जब इस प्रकार से आप डेली बेस पर मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप कामयाबी के साथ खड़े होंगे और कामयाबी आप सभी के साथ खड़ी होगी, है ना। तो देखिए दोस्तों, उसी के उद्देश्य से मैं आ चुका हूं। सुबह के बज चुके हैं 7:30। हम आज के अपने इस 7:30 बजे वाली सीरीज को स्टार्ट करते हैं, है ना। और बिना ही टाइम वेस्ट किए अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे भाई, है ना, क्योंकि सुबह सुबह ही यदि कोई भी विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति पूरा निष्ठावान से एकाग्र हो जाता है तो यूं समझिए उसका सफल होना तय हो गया, है ना। देखना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रोटॉन्स की आकार इलेक्ट्रॉन्स की आकार से जो है ना वो कितना गुना भारी होता है ना, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा, हर सवाल में दोस्तों दम है, हर सवाल में दम है, उसके कंटेंट में दम है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1840 गुना। कितना? 1840 गुना क्या होती है? बड़ी होती है ना। अब देखिए यहां पर बात किसकी कही गई है मेरे भाई? बात प्रोटॉन्स की कही गई है और बात कही गई है इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? हम अपने प्रोटॉन्स भाई साहब की बात करते हैं, है ना। इस प्रोटॉन्स के बारे में सुनिए। इसका जो स्थान है ना, इसका स्थान कहां पर है दोस्तों? इसका स्थान नाभिक में होता है। कहां पर होता है? नाभिक में। और इसमें दोस्तों चार्ज कैसी होती है वो भी जानिएगा। चार्ज इसमें दोस्तों पॉजिटिव आवेश इसके अंदर होती है। कैसी आवेश होगी? पॉजिटिव आवेश होगी, है ना। लेकिन दोस्तों ये धारा प्रवाह के लिए भागीदारी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये भागीदारी जो है वो करंट इसके माध्यम से जो है ना वो फ्लो नहीं होती है ना। और इसी के साथ में लिखना मेरे भाई कि इसका जो आकार है वो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। आकार बता ही दिया। 1840 गुना क्या है? ये भारी होती है ना। नाभिक में व्यवस्थित होती है, चार्ज पॉजिटिव होती है, करंट में भागीदारी नहीं लेती फ्लो कराने में, आकार होता है 1840 गुना। ठीक है, इसी के साथ में देखना आप, जब हम छेड़ चुके हैं बात प्रोटॉन्स की तो थोड़ा सा हम बात इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी छेड़ेंगे, है ना। थोड़ी सी बात हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी करेंगे। तो देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स का स्थान कहां पर होता है? तो इसका जो स्थान है वो कहां पर होती है? तो इसका स्थान दोस्तों नाभिक के बाहर। कहां पर? यूं कहिए आपकी कक्षक में। कहां पर? कक्षक में, यानी कि ऑर्बिटल में इसका क्या होता है? स्थान होती है। इसके अलावा इसमें चार्ज कैसी होगी? तो इसमें नेगेटिव आवेश होती है। कैसी आवेश होगी? नेगेटिव आवेश होगी। और इसी के साथ में एक और पॉइंट लिखेगा कि ये करंट फ्लो कराने में, है ना, ये जो है ना ये धारा प्रवाह में क्या होता है? ये भागीदारी होता है ना। अगर ये नहीं रहेगा दोस्तों, ये अगर नहीं रहेगा तो फिर करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता है ना। ये माजरा है। फिर अगला पॉइंट लिखेगा, इसका जो दोस्तों आकार होता है ना वो भी जानिए, है ना। देखिए, प्रोटॉन्स का आकार तो आपने देख लिया, सुन लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का आकार कितना होता है? प्रोटॉन्स की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स का आकार दोस्तों होता है, इसका आकार होता है 3 गुना। कितना होता है? 3 गुना व्यास जो है ना इसका जो होता है वो अधिक होता है। किससे? प्रोटॉन से, है ना। प्रोटॉन से इसका आकार कैसा होता है? 3 गुना बड़े व्यास वाला होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 1840 गुना। इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखना मेरे भाई, हर एक चीज को हम ध्यान से और इत्मीनान से, प्रेम से देखेंगे, है ना। इसमें देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? ये हमारी है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक है। और ये क्या है? ये इसके क्या है? ऑर्बिटल्स है। इस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या कर रही है? चक्र लगा रही है ना। क्या कर रही है? चक्र लगा रही है। एक बार दोस्तों बिल्कुल दिल से इस सेशन को शेयर भी करेंगे आप सभी, है ना। बिल्कुल प्यार से शेयर करना है आपको और फिर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, है ना। क्लास को आपको क्या करना है? कंटिन्यू देखते रहना। किसी धात्विक पदार्थ तांबा की 20 डिग्री पर लंब प्रसार गुणांक का मान क्या होता है? कितना होता है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको याद करना पड़ता है, जो आपको क्या करना पड़ता है? याद करके रखना पड़ता है। इसलिए आप इसको ना याद करके रखिएगा। इसलिए आप इसको क्या करके रखिएगा? याद करके रखिएगा, है ना। ये याद करने वाली जो है वो डेटा है। 20 डिग्री टेम्परेचर ताप पर एक एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होगा? है ना, वो हो गया 2.69 × 10⁻² माइक्रो ओम सेंटीमीटर, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध किस चिड़िया का नाम है ना। ये जो आपकी विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है मेरे भाई, ये किसका नाम है? मतलब कि इसका ये क्या है? क्या चीज? विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसको है? तो विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं उसको, जैसे कि देखिए ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? है ना, ये देखिए, जैसे कि किसी भी
देखिए ये जैसे है ना, आपको अगर इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका आसानी से विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे। इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा इसका जो सेंटर वाली एरिया है ना, ये जो बीच वाली एरिया है ना, ये क्या होगी, ये या तो 1 वर्ग सेंटीमीटर होगी या फिर 1 सेंटीमीटर होगी, है ना। जो भी इसका कटाक्ष क्षेत्रफल होगा, है ना, जो भी इसका कटाक्ष क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, और इस क्षेत्रफल का जो भी प्रतिरोध होगा, जो भी प्रतिरोध होगा, यही क्या कहलाएगी, हमारी विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। कहने का मतलब अगर 10 वर्ग सेंटीमीटर का है तो पहले ये 1 वर्ग सेंटीमीटर का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग सेंटीमीटर का है, तो इसका जो इकाई क्षेत्रफल, इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल है, उस इकाई कटाक्ष क्षेत्रफल में r का मान कितना है ना, इसमें जो है ना वो r का मान कितना है, वही क्या कहलाती है, आपकी विशिष्ट रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है ना। दोस्तों पूरे जिम्मेदारी से देखना यार, है ना, जिम्मेदारी से मुझे एक बात याद आ गई कि देखो यार क्या होता है ना, कई सारे विद्यार्थियों के मन में ना कई सारे डाउट्स चल रहे होते हैं, और ये डाउट्स चलना भी चाहिए, है ना। अगर आपके मन में डाउट्स नहीं आते ना, इसका मतलब कि आप अपने काम को लेकर के इतना जिम्मेदार नहीं है ना। और कही जाती है दोस्तों, जिसके सर पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उसको रुकने और टूटने का उसके पास मेरे भाई वक्त नहीं होता है ना। वो जानता ही नहीं कि क्या होता है रुकना, वो जानता नहीं कि कैसे होता है टूटना, है ना, कैसे होता है टूटना। तो टूटना और रुकना वो इंसान जानता ही नहीं जिसके सर पे जिम्मेदारी होती है। और मुझे मालूम है हर इंसान के सर पे जिम्मेदारी है ना, हर इंसान के सर पे जिम्मेदारी है। जो भी आपके माँ बाप का कर्तव्य था वो उन्होंने किया, आपको पढ़ाया, आपको लिखाया। अब बारी किसकी है मेरे भाई, अब बारी आपकी है ना। आपको अपने आप को ना जस्टिफाई करके बताना होगा, आपको अपने आप को ना प्रूफ करके बताना होगा कि नहीं, आपने जो हमारे लिए किया ना वो बिल्कुल सही किया है ना। इसी जिम्मेदारी के साथ मेरे भाई बस आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, और क्वेश्चनों में भी हम आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन आ चुकी है थर्ड, ब्रेजिंग प्रक्रिया, ब्रेजिंग प्रोसेस करने की सबसे उत्तम क्रम क्या है ना, बेस्ट सीक्वेंस टू परफॉर्म द ब्रेजिंग प्रोसेसेस, है ना। तो कौन सा वो प्रोसेस है, किस प्रोसेस से हम ब्रेजिंग करते हैं, फिर हम इसके टोटल टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग करने वाली सतह की सफाई करते हैं, ये क्या हमारी ए है ना। फिर इसके बाद करेंगे जॉब के टुकड़े में फ्लक्स लगाना या फिर जॉब को हीट करना। पहले फ्लक्स लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, फ्लक्स लगाएंगे, फिर हीट करेंगे, है ना, फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे, और फिलर मेटल का फिर प्रयोग करेंगे डी। यानी कि क्या हो गया हमारा सी, है ना, क्या हो गया CADB, CADB, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेजिंग करने वाली सतह की आप पूरी तरह से साफ सफाई कर लीजिए, ताकि ब्रेजिंग प्रोसेस ना, ये आप देख रहे हैं ना, इस चित्र को आप देखिए, ये बिल्कुल दोस्तों ये फ्रेश है, ये क्या है, यहां पर बिल्कुल साफ सतह है, ये सतह कैसी है, बिल्कुल साफ सतह है। फिर जॉब के टुकड़े में फ्लक्स लगाना, ये आपकी क्या है, ये मेरे भाई ये आपकी क्या है, ये आपका कोई जॉब है, जिसको आप क्या कहते हैं, कार्यखंड, जिसको आप कार्यखंड भी कहते हैं। ये कार्यखंड क्या है, इस पे आप क्या लगाएंगे, फ्लक्स लगाएंगे, और फ्लक्स लगाने के बाद इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने के बाद फिलर मैटर का यूज करेंगे। तो देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली जो रॉड आपको दिख रही है ना, ये क्या है, ये है दोस्तों आपका फिलर मेटल, ये क्या है, फिलर मेटल, है ना। ये क्या होता है, ब्रेजिंग, ये क्या होती है ब्रेजिंग। देखिए जब भी आपको समान, है ना, ये क्या होती है ब्रेजिंग, तो देखना जब भी आपको समान या फिर असमान, असमान का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग वैरायटी के धातु, जैसा कि हो गया आपका एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर हो गया, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसा कि कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, इन दोनों को क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो आप किसका यूज करेंगे मेरे भाई, वो आप ब्रेजिंग का यूज करेंगे, है ना। अब देखिए ब्रेजिंग जो होता है ना, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, देखिएगा ब्रेजिंग जो होता है ना, आज मैं सारी चीज बता ही देता हूं आपको, है ना। ये जो आपकी ब्रेजिंग है, ब्रेजिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो पहला टाइप्स देखना मेरे भाई, पहला टाइप्स क्या होता है, पहला होती है आपकी डिप ब्रेजिंग, क्या होती है, पहला डिप ब्रेजिंग, है ना। और इसके बाद जो होती है ना, वो होती है आपकी ब्लो पाइप ब्रेजिंग, है ना, क्या होती है, ब्लो पाइप ब्रेजिंग। इनमें से एक ब्रेजिंग जो है ना बड़ा फेमस है, एक ब्रेजिंग बड़ा फेमस है, जिसका नाम क्या कहा गया है, जिसका नाम दोस्तों हम कहते हैं टॉर्च ब्रेजिंग, हम क्या कहते हैं, टॉर्च ब्रेजिंग। इसी के साथ में एक और भी है जिसका नाम कहा गया है, देखिए टॉर्च ब्रेजिंग, एक है इंडक्शन ब्रेजिंग, है ना, क्या है, इंडक्शन ब्रेजिंग। तो ये कई सारे ब्रेजिंग हो गए, है ना, ये कई सारे क्या हो गए, ब्रेजिंग के टाइप्स हो गया। एक डिप ब्रेजिंग, टॉर्च ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग, ब्लो, एक होती है भट्ठी ब्रेजिंग, है ना, क्या होती है, एक भट्ठी ब्रेजिंग। तो ये कई सारे क्या हो गए, ब्रेजिंग के प्रकार हो गए, है ना। सुनना, इसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है ना, वो है आपका टॉर्च ब्रेजिंग। ये टॉर्च ब्रेजिंग सबसे ज्यादा फेमस है। इस पे क्या होती है, इस पे होती है मेरे भाई एसिटिलीन गैस,
एसिटिलीन गैस होती है और इसी के साथ में प्लस हवा का मिश्रण होता है। और ये जो दोनों है ना, ये दोनों को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर के साथ, है ना, हाई प्रेशर के साथ जलाया जाता है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है क्या, इसमें हवा और एसिटिलीन गैस का मिश्रण है। और ये इसको जला करके हम क्या कर रहे हैं, धातुओं को जोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, धातुओं का जोड़ कर रहे हैं, है ना। और ये देखिए, ये सोल्डरिंग से हाई उच्च क्वालिटी वाली होती है। कहने का मतलब ये है, इसमें कठोरपन जो है ना वो अधिक होता है ना। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में प्रति 8 एम्पीयर की धारा चलने पर 5 मिनट में इतना ग्राम चांदी जमा हो जाती है। तो चांदी का ECE ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, फॉर्मूला है M बराबर ZIT। इस फॉर्मूला को आप याद रखना है ना। तो यहां से आपको क्या ज्ञात करना है, Z ज्ञात करना है ना। Z बराबर क्या हो जाएगा, M बटा IT, है ना। ये फॉर्मूला बनेगी। M का मान कितना है, तो 15.32 बटा करंट कितना चल रही है, 8 एम्पीयर की इसमें करंट चल रही है, गुणे समय कितना है, समय मिनट में यहां पर दिया गया है। आपको क्या करना होगा, बस इसको जस्ट सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हो जाएगी, 300, है ना, 300 सेकेंड हो जाएगी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट काटेंगे तो देखिए 2 जीरो और नीचे आ जाएगी, है ना। 8 त्रिक 24, कितना हो गया ये, 1532 बटा 24, 1 2 3 4, है ना। आप इसको भाग दीजिए, आप इसको भाग दीजिए, कितने बार में भाग जाएगी। अभी भाग तो जा नहीं सकती, आपको लगाना पड़ेगा 0, यहाँ पे लगाइए 0, फिर लगाना पड़ेगा 0, फिर लगाइए 0, फिर लगाना पड़ेगा 0, फिर लगाइए 0। अब कितने बार में भाग जाएगी, है ना। 24 दूना 48, है ना। 24 चौके उतने में भी नहीं जाएगा, 24 पंचे 24 छक्का 144, है ना। 144 यहाँ कितना है, 153 है। 24 छक्का 144, ठीक है। तो 0.006 ग्राम, कितना, 0.006, ये ECE का मान हो गया। हाँ, ऑप्शन नंबर ए देखिए, 0.006 आगे 3 बार भी जाएगी, आगे 3 बार और जाएगी, ECE। ये क्या हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो बहुत आसानी से, बहुत ही आराम से देखिए, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। फैराडे के नियम द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या क्या अनुप्रयोग है, वो है धातुओं को शुद्ध करना, संधारित्र का निर्माण करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उपरोक्त सभी इसका क्या है करेक्ट आंसर। एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रोटाइपिंग, एक क्या होती है, इलेक्ट्रोटाइपिंग। ये इलेक्ट्रोटाइपिंग का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, जो आपकी पुस्तक होती है ना, पुस्तक की छपाई के लिए, है ना। छपाई का मतलब किससे हो गया, प्रिंटिंग के लिए। किसके लिए, प्रिंटिंग हेतु इसका यूज किया जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे, ये एक चम्मच लटकी है और यहां पर गोल्ड का एक प्लेट है जो एनोड का काम कर रही है, ये है आपका जो कैथोड का काम कर रही है, ठीक है ना। इसमें से क्या होगा कि जैसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस करेंगे, इसमें से जो कण है ना निकल के कहां चले जाएंगे, इस पर जाकर के चिपक जाएंगे। फिर ऐसा लगेगा ना, ये चम्मच स्टील के नहीं ये चम्मच स्टील की नहीं, ये चम्मच किसकी है, सोने की। डिवाइडर्स किस प्रकार का औजार है ना। डिवाइडर्स देखिए एक प्रकार का मार्किंग टूल है और इसका काम क्या है, वृत्त बनाना। इसका काम क्या होता है, वृत्त बनाना, है ना। जैसे इस प्रकार से वृत्त बनाना हो तो आप डिवाइडर्स का प्रयोग करेंगे। और देखिए, किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना, है ना, 2 बराबर भागों में बांटना, किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना, ये डिवाइडर्स का काम है। पंचिंग टूल का काम क्या है, पंच करना, पंच करना, है ना, यानी कि मार्किंग करना, ठीक है ना, चिन्ह लगाना। छिद्र करने वाली मशीन जो है, ये ड्रिल मशीन हो गया। ये कौन सी मशीन हो गई, ड्रिल, ये ड्रिल मशीन हो गई, है ना। तो आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर तो ए हो ही गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर जो है ना वो हो गया, है ना। आप देखिए, इस क्वेश्चन का प्लस पॉइंट ढूंढिए, इस क्वेश्चन का प्लस पॉइंट ढूंढिए। आप अगर अपना माइनस पॉइंट ढूंढ लिए ना, अगर आप जो भी इंसान अपना माइनस पॉइंट ढूंढ लिया ना, उसके जिंदगी का वही प्लस पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ड्रिलिंग टूल के हेलिक्स एंगल का अन्य नाम क्या होता है, इसको हम रैक एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे, रैक एंगल। रैक एंगल मतलब दोस्तों ये कहलाएगी आपकी रैक एंगल। ये क्या कहलाएगी, रैक एंगल। देखिए रैक, ये क्या है, ड्रिल बिट है, ठीक है ना, रैक एंगल। अब ये जो रैक एंगल है ना, ये किस किस टाइप के होते हैं, एच टाइप के, एन टाइप के और एस टाइप के। एच बोले तो जहां पर आपको हार्ड चद्दर में होल करना है ना, हार्ड चद्दर में होल करना है, तो एच टाइप का इसका क्या होगा, नोक होगी। अगर दोस्तों आपको नॉर्मल चद्दर, कैसा, नॉर्मल चादर में होल करना है, तो फिर एन आकार का इसका बिट होगा। बिट कहने का मतलब इसकी नोक होगी। और जो है अगर सॉफ्ट चादर है ना, मुलायम चादर है, तो उसमें एस आकार का, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, एस आकार का, ट्विस्ट टाइप का, तो एस आकार का क्या होगा, इसका एस आकार का इसका
इस एंगल का, इसका बिट का निचला वाला पार्ट है जिसको हम हेलिक्स एंगल या फिर हम कहते हैं रैक एंगल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं रही होगी मुझे मालूम है ना। वह शक्ति जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलती है क्या कहलाती है? वो देखिए अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। मेरे भाई देखना यहां पर आप, आर फेज, वाई फेज, बी फेज है ना, अलग अलग फेज है और ये समय के साथ देखिए चेंज हो रही है, समय के साथ चेंज हो रही है। अगर हम ऊपर मान ले दोस्तों, अगर हम ऊपर मान ले, यूं समझिए उत्तर और नीचे मान ले दक्षिण, तो देखिए एक बार उत्तर में जा रही है फिर जा रही है दक्षिण, यानी कि नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अगर ऊपर आप पूर्व मानते हैं नीचे पश्चिम, तो ईस्ट वेस्ट यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो यही कह रही है कि दिशा चेंज हो रही है समय के साथ और इसका मान भी दोस्तों चेंज हो जाती है ना, मान भी चेंज हो जाती है। फिर ये देखिए जैसे कि ये आर फेज हो गया ना, आर फेज, और आर फेज के बाद दूसरा फेज जो जनरेट हो रही है ना, तो 1/180 सेकंड का समय लग रहा है दूसरा फेज जनरेट होने में और 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है। आपने देखा है ना 3 फेज सप्लाई में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो वो चीज है। और एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने में देखिए कितना समय लग रहा है, 1/60 सेकंड का। देखना भाई यहां पर एक कंफ्यूजन रहती है विद्यार्थियों की कि सर खतरनाक करंट कौन सी होती है और झटका कौन सी देती है। तो देखिए एक ही बात आप याद रखिए, जब भी खतरा की बात आए तो डीसी याद रखना, डीसी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, चाहे लो वोल्टेज की हो चाहे हाई वोल्टेज की हो। अगर हमें झटके का महसूस अगर वो दे सकती है तो वो हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन झटका कौन सा देती है? तो एसी देती है, ठीक है ना। और एसी में भी याद रखना आप कि एसी अगर लो वोल्ट का है तो ही वो झटका देगी, है ना। हाई वोल्टेज में दोस्तों झटका का जो है ना वो कोई चांस नहीं है। अगला देखिए, किसी चुंबक के किस स्थान पर चुंबकत्व उच्चतम रहती है? ये इसके पॉइंट्स पर रहती है, यानी कि एंड पॉइंट्स पर, है ना। ये देखिए ये क्या है, इसके पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? पोल हो गया, है ना। पोल पर चुंबकत्व जो है बहुत ज्यादा होता है ना, पोल पर चुंबकत्व बहुत ज्यादा होता है। यहां पर ये क्या है? इसका मध्य पॉइंट है। ये क्या है? इसका मध्य पॉइंट है। यहां पर 0 वेबर क्या होगा? 0 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ही नहीं, न्यूट्रलाइज होगा, है ना। क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। तो इसके पोल पर क्या होते हैं? सबसे ज्यादा इसकी पोल जो है ना शक्तिशाली होती है अट्रैक्शन और आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए। रिवेटित जोड़ में रिवेट का अंतराल, रिवेट के बीच रिवेट की न्यूनतम दूरी रिवेट व्यास का तिगुनी होनी चाहिए, है ना। रिवेट का अंतराल अति निकट है तो क्या होगा? यानी कि ये रिवेट कह के ना आपको घुमा दिया पूरा, है ना। आंसर क्या होगा? रिवेट की केंद्र रेखा के पास धातुओं को विदारित करेगा। क्या करेगा? ये भी आपके लिए देखिए, ये फीटर थ्योरी से क्वेश्चन है। कहां से? आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में भी फीटर थ्योरी का पार्ट है ना, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। एक सोलेनॉइड है, 60 टर्न है, 30 सेंटीमीटर लंबा बनाया गया है और इसमें धारा का प्रवाह आपको ज्ञात करना है। इसमें 2200 एम्पीयर टर्न प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रेंथ का क्षेत्र स्थापित करता है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला में फिर आपको बताना चाहूंगा, उस फॉर्मूला का नाम है, वो फॉर्मूला है कि जो चुंबकीय सामर्थ्य होती है, जो क्या होती है? चुंबकीय सामर्थ्य, है ना। इस चुंबकीय सामर्थ्य को हम H से लिखते हैं। H बराबर क्या होता है? NI/L। आपको I ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? HL/I, है ना, ये फॉर्मूला बनेगा। H का मान कितना है मेरे भाई? H का मान है आपका 2200। कितना है? 2200 गुणे लंबाई है कितना? 30 सेंटीमीटर, है ना। ये जो 30 सेंटीमीटर है इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा 100 का, 0.3 मीटर आ जाएगी। इसलिए यहां पर रखिए 0.3 मीटर बटा I का मान कितना है मेरे भाई? वो है 1 मिनट। लंबाई यहां पर पूछा गया है ना, सॉरी वही तो फॉर्मूला अगर मिस्टेक हुआ दोस्तों तो पूरा गेम बिगड़ सकता है ना। लंबाई कितना है? 60 टर्न। लंबाई कितना है? 60 टर्न। पॉइंट काटेंगे तो नीचे एक और 0 आ जाएगी, है ना। अब देखिए, अब देखना यहां पर 2 0 से हमारी ये 2 0 चली गई, ठीक है ना। 3 दूना 6, ठीक है, ये भी चली गई 11 से। सिंपल सी आंसर कितना आ गया? 11। आंसर कितना हो गया? 11 एम्पियर, है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला आपका डायरेक्शन चेंज कर सकती है, आपको आंसर तक ले जाने ही नहीं देगी, इसलिए आप फॉर्मूला को ना बहुत ध्यान से देखिएगा। कॉर्क स्क्रू नियम का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है ना। किस क्षेत्र में किया जाता है? देखिए, चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में, या ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने में, या भंवर धारा की दिशा ज्ञात करने में, या फिर चुंबकीय ध्रुव ज्ञात करने में, है ना। तो चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। देखना मेरे भाई, ये क्या है? एक चालक है। ये क्या है? एक चालक है ना। एक तार है। ये क्या है? एक प्रकार का ये तार है। इस तार को देखिए किसी ने पकड़ रखा है इस प्रकार से, तो जो इसका अंगूठा है ये करंट की डायरेक्शन
डायरेक्शन बता रही है, और जो इसकी उंगली देखिए इस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है ना, किस डायरेक्शन में मुड़ी है, इस डायरेक्शन में मुड़ी है। तो जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है ना, वो डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए अगर आप पूछेंगे ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन हम क्यों ज्ञात करेंगे यार, तो ऐसा मत पूछो यार, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन क्यों ज्ञात किया जाता है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत पूछिए। ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा ज्ञात कैसे किया जाता है, तो दोस्तों ये एम्पियर के नियम द्वारा, किसके द्वारा, एम्पियर नियम द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। भंवर धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए आप जो पढ़ते हैं ना लेंज का नियम, वो लेंज का नियम यही काम करता है, ठीक है ना। चुंबकीय ध्रुव की दिशा कौन ज्ञात करेगी दोस्तों, ये एंड का नियम, कौन सा नियम, एंड का नियम जो है ना वही ज्ञात करेगी, चुंबकीय पोल्स ज्ञात करेगी, है ना, कि चुंबकीय पोल्स जो है वो किधर बनेंगे, एन किधर बनेंगे, एस। साइनोसॉइडल त्वरण के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होगा, वो होगा मेरे भाई आपका 0.707 मैक्सिमम वैल्यू बटा 0.637 गुणे मैक्सिमम वैल्यू। कहने का मतलब अगर आप फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, फॉर्म फैक्टर के बारे में, तो जो आपका RMS मान होती है ना, और जो आपका एवरेज मान होती है जिसको आप कहते हैं औसत मान, इन दोनों का दोस्तों क्या होता है, ये अनुपात होता है ना। फॉर्म फैक्टर किसके बारे में जानकारी देती है, सबसे अहम सवाल ये है ना। तो देखना ये जो आपकी फॉर्म फैक्टर है ना, ये वेव फॉर्म के बारे में, किसके बारे में, ये वेव फॉर्म के बारे में। वेव फॉर्म का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ये वेव फॉर्म के बारे में जानकारी, टोटल जानकारी देगी, A to Z इंफॉर्मेशन देगी फॉर्म फैक्टर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.11 होती है। ये वैल्यू याद रखना आपके लिए काम की चीज है ना, और बाकी दुनियादारी आप छोड़िए, ये वैल्यू आपके लिए काम की चीज है, यही वैल्यू एग्जाम में मुंह उठा के चली आती है ना, बिना नहाए धोए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी सर्किट का विद्युत गुणक को निम्न अक्षर द्वारा दर्शा दिया जाता है, वो R/Z। याद रखना दोस्तों, R/Z ये क्या है, ये आपका पावर फैक्टर है। R क्या है, ये है आपका रेजिस्टेंस, और Z क्या है, ये है आपका इंपीडेंस, है ना, ये क्या है आपका इंपीडेंस यानी कि प्रतिबाधा। देखिए और एक और पावर फैक्टर का सूत्र होता है, पावर फैक्टर वो होती है VI cos थीटा बटा VI, यानी कि सक्रिय शक्ति बटा, ये क्या है, ये है आपका सक्रिय शक्ति, यानी कि वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, बटा क्या होगा, आभासी शक्ति, ये भी होता है आपका पावर फैक्टर। एक बात और याद रखने वाली चीज है कि अगर पावर फैक्टर का मान मेरे भाई इकाई है तो आप क्या करेंगे, आप 100% विद्युत धारा का इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि पावर फैक्टर का मान इकाई है तो आप 100% विद्युत धारा को यूज में ले सकते हैं। यदि पावर फैक्टर का मान 0.5 है तो आप 100% में से केवल 50% करंट को ही आप यूज में ले सकते हैं। एग्जांपल यदि आप 5 एम्पियर का करंट आपको मिल रहा है, आपको 5 एम्पियर का करंट किसी सर्किट से मिल रहा है, लेकिन उस इनपुट है ना, इनपुट 5 एम्पियर है, यदि इसका पावर फैक्टर 0.5 है ना, तो आप यकीन मानिए उस सर्किट द्वारा आप 2.5 एम्पियर करंट को ही इस्तेमाल में ले पाएंगे, जिसको हम कहते हैं पावर का लॉस होना, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर लॉस होना, है ना। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए, ये शायद तक लास्ट क्वेश्चन है। सभी सवालों के जवाब आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं मैं, आप सभी के नोटबुक तक पहुंचा चुका हूं मैं। अब पहुंचाइए आप दूसरे विद्यार्थियों तक, इसको पहुंचाइए आप अन्य विद्यार्थियों तक, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने 18वें सेशन के साथ अगले दिन सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स।